आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक थिएटर की और कहना चाहिए कि आर्ट में और कल्चर में पूरी तरह इन्वॉल्व डूबी हुई एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, और इससे पहले भी आप एक बार यहाँ रेख्ता के प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर चुके हैं। मेरा जो इशारा है वो डॉक्टर ब्रजेश्वर से है, जो कि बरेली की एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे प्ले राइट हैं, और इनको अभी 2020 में संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी मिल चुका है थिएटर के प्रमोशन के लिए। बहुत सी चीज़ें अभी हाल के अंदर उनकी एक किताब आई है, वो मेरे पास है, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़, जो कि रूपा पब्लिकेशन से छपी, और छपते ही इसने जो है वो एक बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि रीडरशिप को अपना गिरदीदा बना लिया। इससे पहले भी इनकी एक किताब थिएटर इन एंड आउट आई थी, और कमाल इनका ये है कि जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, ये एक असल में पेशे के एतबार से जो इससे ज़्यादा हैरतनाक बात है वो ये है कि एक बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन हैं, और जाहिर है कि इंसानों की हड्डियां जोड़ते हैं, टूटी हुई हड्डियां जोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे भी कहीं आगे जाते हैं कि हड्डियां जोड़ने के अलावा जहाँ पे एक डॉक्टर का काम जो है एक तरह से काम ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ से एक मसीहा का काम शुरू होता है, और वो ये कि ये उसके शरीर के जो अंदर जो आत्मा है, तो उसके आत्मा के घावों को भी भरते हैं। ये उसके रूह के ज़ख्मों के ऊपर भी कहीं जो है एक मरहम लगाते हैं। और हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एक कितना बड़ा आर्थोपेडिक सर्जन है, एक कितनी बड़ी थिएटर पर्सनालिटी हैं, एक कितना सोने का सा दिल है। ये सोने के दिल पे से मुझे ये बात याद आई, तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और मैं ये आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो नई किताब आपकी आई है, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़, हम इसमें आगे बढ़ने से पहले ये तो हमको मालूम है कि इसमें जो भी स्टोरीज़ आपने लिखी हैं वो एक तरीके से जो भी पेशेंट आपकी ज़िंदगी में आए या जो आपके ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए और जब वो वहाँ से बाहर आए, तो उसके बीच की कहानी है, बल्कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर की नहीं है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर और उसके बाद उनके घर तक चलने वाली एक अनंत यात्रा का नाम है। लेकिन आपने जो इसका प्रीफेस लिखा है उसमें आपने एक जगह एक जापानी आर्ट की एक टेक्निक का जिक्र किया है, जिसमें कि टूटे हुए बर्तन जोड़ने की बात की है। तो उसको आप कैसे रिलेट करते हैं उनको अपनी वो जो हड्डियां, जिनको कि आप माफ़ कीजिएगा, जो जोड़ते हैं, वो जो स्कार हैं, मैं तो अदरा से तफसील से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतने बड़े मंच पर। और देखिए, आप जापानी आर्ट की बात कर रहे हैं, उसका इट्स ए आर्ट फॉर ब्रोकन पॉटरीज, जैपनीज़ आर्ट ऑफ ब्रोकन पॉटरीज। तो जो ब्रोकन लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास भी टूटे फूटे लोग आते हैं, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते मुझे उसको भी जोड़ना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्कारिंग रह जाती है, तो वो जो स्कारिंग है, तो जापानीज़ आर्ट जो है उसको एक किंग सुई नाम है उसका, है ना, फिक्सिंग ब्रोकन पॉटरी विद द पाउडर्ड गोल्ड और विद अदर प्रीशियस मेटल। मतलब सोना मिला हुआ है, सोना मिला हुआ है या फिर कोई बहुत प्रीशियस मेटल से उसके जो उसके फ्लॉज हैं, जो उसके क्रैक्स हैं, उसको वो हाईलाइट करता है। दरारों को भरता है। That process glorifies the flaws of a piece of a pottery. वहां पर लिखा होता है इट शोकेसेस द आर्टिकल्स यूनिक हिस्ट्री। तो जो हमारे, तो मैं कहता हूं कि और एंड दैट पॉट स्टिल स्टैंड डिस्पाइट द क्रैक्स। तो मैं कहता हूं कि क्रैक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये ही तो अल्टीमेट चीज है कि आप, अगर आपके पास ये जो जख्म है, जो घाव हैं, जो आपके शरीर को जो डिसफिगर्ड हो गया है, वो आपकी जीत है असल में। मैं उसको उस तरीके से लेता हूँ। आप मौत को हरा के आए हैं, आप मौत को हरा के आए हैं, आप इतनी बड़ी, आप अपने इतना बड़ा चैलेंज आप अपना उसका स्वीकार करते हैं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, पॉट स्टिल स्टैंड डिस्पाइट द क्रैक, जस्ट लाइक ए पर्सन स्टैंड डिस्पाइट द वुंड्स के बावजूद भी वो खड़ा होकर के, क्योंकि सफरिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन जर्नी। जी। तो वही मैं कहता हूँ कि ये तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें कि आपको, अगर सफरिंग है तो आपको जख्म होंगे, घाव होंगे, बीमारी होंगी, और उससे आपको बाहर निकल करके आना है। तो उसमें ये जो ब्रोकन पॉटरी वाला जो किस्सा है वो बहुत
काम करता है और मुझे लगता है वो बहुत टच करता है, और उसी के माध्यम से मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि नहीं तुम वॉरियर हो। हाँ, बड़ा अद्भुत प्रीफेस आपने लिखा है डॉक्टर साहब इसमें, और ये इसकी बड़ी लिटरेरी वैल्यू है, क्योंकि ख़ास तौर से जो आपको याद आया ये कि वो उसमें सोना मिला होता है जी। तो सोना यानी गोल्ड एक मेटाफर बन जाता है किसी चीज़ का। तो वो जो दरारें भरी जा रही हैं वो सोने से भरी जा रही हैं, तो उसको ग्लोरीफाई कर रहा है वो, यानी वो उसकी लाइफ का उस और प्रोसेस को ही ग्लोरीफाई कर रहा है ये वो गोल्डन है, यानी वो जो जख्म भी है हमारा तो दैट इज़ अ गोल्डन वुंड। जी 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 तो जी, जी। वो बड़ी बात यहाँ पे जो है कि आपकी जो ये पूरी प्रोसेस है, तो लेकिन मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ कि ना सिर्फ वो ज़ख्म तो रह ही जाएंगे हड्डियों वाले, लेकिन वो जो आत्मा के ज़ख्म है ना, मैं मतलब जी इसमें जो आपकी कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं इसमें, एक कहानी है आपकी वो एनिहिलेशन, तो उसमें वो जो एक मतलब जो उसका मेन किरदार है तो वो तो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार है, तो वो आपके पास आता है, तो ये भी एक घाव है जो कि आत्मा पे घाव। मैं ये भी पूछूंगा कि एक आर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते वो एक साइकियाट्रिस्ट का रोल होना चाहिए था वहाँ, तो वो आपके पास जो आया, तो ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि वो चरित्र कैसे आता है आपके पास। तो जो पहली बात तो ये जो आपका पहले बता रहे थे जो घाव है, दो जो मैं कहता हूँ द स्कार वी डिपिक्ट, जो भी आपके स्कार हैं दैट डिपिक्ट योर यूनिक हिस्ट्री, आपकी एक विशेषता हो गई है वो स्कार। जी जी। एक तरीके से तो मैं उनसे कहता हूँ ये तुम्हारे लिए कुछ ये तुम्हारे लिए एंड द बैटल दैट यू हैव फॉट, तो एक तरीके से व्हाट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज मार नहीं पा रही है तो वो आपको मजबूत कर देगी। मेरा पहली बात का तो जवाब ये है कि जो स्कार्स हैं, जो वुंड्स हैं, वो आपको कैसे आपको एक मजबूत बनाते हैं। जो चीज आपको मार नहीं सकती वो आपको मजबूत करेगी, मजबूत बना रही है ना सर। तो मैं उसको एक तो दिलासा देता हूँ इस बात का कि आप कितने बहादुर हो भाई, इस चीज से निकल के आए हो। जहां तक वो अब एनिहिलेशन में जो कहानी है, वो लड़की जो है वो उसको उसके पेरेंट्स समझते हैं इसको मेंटल इलनेस है, शिज़ोफ्रेनिया है, लेकिन वो मेरे पास आई है दर्द लेकर के, कमर का दर्द है, और तो वो आते हैं तो कहते, उनको लगता है कि ये इसकी साइकेट्रिक पार्ट का, साइकेट्रिक इलनेस का हिस्सा है, कमर में दर्द है और वो बिल्कुल स्टिफ हो चुकी है, बिल्कुल सीधी हो चुकी है और चलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट्स को देखें तो वो बिल्कुल उनका पोस्चर बहुत फ़र्क हो जाता है, एकदम से सीधा चलते हैं ऐसे करके, और आगे झुकने की स्थिति हल्के से झुकते चले जाते हैं। तो वो उस हालात में आई मेरे पास। जब मैंने उसके पेपर्स पलटे तो उसमें बहुत सारे पेपर्स थे, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का पर्चा भी था, शाइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, फिक्टिशियस सिज़ोफ्रेनिया, मंचाउसन सिंड्रोम, इतने तरीके की बीमारियां लिखी हुई थी उस पर। तो मुझे लगा कि ये तो पेशेंट तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है, इतनी सारी बीमारियां कैसे लेके आया है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो दर्द के पेशेंट हैं, वो कई बार उनको हो सकता है कि मेंटल इलनेस हो, वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो इमोशनल होता है, वो इमोशनल हो गया या उनसे आपके ब्रेन से रिलेटेड हो गया। लेकिन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको साथ में मेंटल इलनेस भी होती है और उनको ऑर्गेनिक कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है। तो ये लड़की जो थी, ये एक्चुअली इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, और इसकी सुसाइडल टेंडेंसीज की वजह से इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था 2-3 बार, तो लोगों ने डायग्नोज कर लिया कि इसको शिज़ोफ्रेनिया है ना सर। और कहानी जब पढ़ेंगे आप, अंत पढ़ेंगे इसका, तो वो भी बड़ा अनोखा सा अंत है। मेरे पास उसने इलाज कराया, बाद में मुझे उसने बहुत सारे मेल्स लिखे और अपनी पूरी कहानी बताई कि वो उसको कैसे हुआ। तो उसने ये बताया कि एक्चुअली वो फिक्टिशियस सिज़ोफ्रेनिया था, शी वॉज नॉट शिज़ोफ्रेनिक। उसके जो बाद के जो मेरे कन्वर्सेशंस हैं अगर आप देखें तो उसमें वो शिज़ोफ्रेनिक नहीं है, वो पूरी तरीके से सेन है, और वो अपनी कहानी बता रही है। तो इसका मतलब है उसको प्रॉब्लम एक्चुअली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की थी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो उस तरह से मिमिक कर रही थी, वो एक्ट कर रही थी। तो हम लोग उसे कहते हैं फिक्टिशियस शिज़ोफ्रेनिया, मतलब वो एक्चुअली शिज़ोफ्रेनिया नहीं था, वो जर्दा डाल करके वो मुंह से खून निकाल लेती थी, तो लोगों को लगता था खून की उल्टी हो रही है। अच्छा, वो करती थी, वो सब एक्ट करती थी वो। तो इस तरह से उसको ये पता नहीं होता था कि वो एक्ट कर रही है। नहीं, उसको पता होता था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही थी। अच्छा, कि तो वो उसका बॉयफ्रेंड जो था पड़ोस में रहता था, वो उसकी हेल्प करता था उसके एडमिशंस में। तो कहानी ये प्रेम कहानी है सर।
तो ये एमपीडी नहीं है, मतलब ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस भी नहीं था। मल्टीपल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि सर मुझे लगता है कि कहानी जब लोग पढ़ेंगे तो बहुत हाँ अच्छा लेकिन लगेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जितनी कहानियां हैं आपकी वो और फिर इससे पहले वाली किताब में भी असल में ये है कि ये तो कहानियां हैं, हम तो कहानी का थीम तो आप हमें बता सकते हैं, जाहिर है कि हमारे यहाँ पे हाँ, देखने तो वाले मतलब आप एक प्रोग्राम ऐसा के लोग पेशेंट हैं। जिसको एक्चुअली ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है, जिसको रीढ़ का गठिया है एक तरीके से, और वो उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना एक्ट कर चाहती रहा है, है। वो कोई पढ़ना नहीं चाहती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसने सोचा शायद साइकेट्रिक इलनेस का हम एक्ट करें। वो इतनी स्मार्ट लड़की थी कि उसने अपना वो साइकेट्रिक वाला प्रॉब्लम जो है वो करना शुरू कर दिया, मतलब इलनेस बिहेव करना शुरू कर दिया, और लोगों को लगा वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। लेकिन एम्स के एक पर्चे पर जब देखा मैंने कि उसमें लिखा है मंचाउजन सिंड्रोम, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट एक्चुअल शिज़ोफ्रेनिया। तब मैं समझ में आया मुझे, और उसने बाद में अपने मैसेजेस में और उसने अपने लेटर्स में बता दिया मुझे कि वो एक्चुअली शिज़ोफ्रेनिक नहीं है। हाँ तो ये तो बड़ी मतलब हम आपकी कहानियों की थीम के ऊपर, आपकी कहानियों का जो भी प्लाट है जो आप लिखते हैं, आपकी प्लेस पे, आपकी पॉइंट्स पे बात यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कहा कि वो कहानियाँ पढ़ने के लिए हैं। हाँ, और उनको लोग पढ़े चूँकि अंत में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अंत बड़ा फर्क है। तो मुझे लगा कि मैं भी एक तरीके से हिल गया था जब मुझे पता चला उसके बारे में सब कुछ बाद में। तो मुझे लगा कि ये जो है और जिस तरह से उनके पेरेंट्स का बिहेवियर था, जिस तरह से काफ़ी कुछ कहानी आगे बढ़ी, तो बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें निकली बाद में। तो मुझे लगा कि किताब पढ़नी चाहिए। और वो इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि मन की लेयर्स कितनी हैं, हाँ आप अपना दिमाग रख सकते हो कि आप एक पूरी बीमारी आप मिमिक कर सको, पूरी बीमारी एक्ट कर सको आप। लेकिन जो हम उस लड़की को अगर जानते हैं तो वो हम आपकी राइटिंग के ज़रिए जानते हैं, आपकी लेखनी के ज़रिए, मतलब बिकॉज आप मतलब यू आर द राइटर, तो एक तरीके से आप ज़िंदा कर रहे हैं उसको। नहीं देखिए, आप अमर कर रहे हैं। ये जो कहानियाँ हैं, ये जो लिटरेचर का जो वैल्यू होती है, ये अब इसकी क्या ब्यूटी है, इसके सेंटेंसेस की क्या ब्यूटी है, आपने किस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो आप एक नई दुनिया बना रहे हैं। तो एक तो वो लड़की जो कि इस कहानी के अंदर है, एक वो लड़की जो कि इस कहानी से बाहर है, क्योंकि इसको लिखने के बाद अब वो लड़की इससे बाहर हो जाती है। तो हमें जो मतलब है वो उस लड़की से तो है। ऐसे मुझे लगता है कि सर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे आपके पास। और ये बताइए कि ये तो आपने एक ही मुझे ये मतलब इसका बताया, और आपके पास देखिए साइकेट्रिक इलनेसेस के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, और उनको कई बार जो है भैया अगर मान लिया कूल्हे का फ्रैक्चर है और आप पैरानॉइड हो और आपको साथ में कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, तो आप ट्रीटमेंट तो कूल्हे का कराओगे ना, तो उसके साथ आपको पता चल जाएगा। कल ही मेरे पास एक लड़की आई, एबनॉर्मल मूवमेंट था उसके हाथ का। अच्छा देखिए, एबनॉर्मल मूवमेंट है हाथ का, ऐसे ऐसे कर रही है, मुस्कुरा रही है, बात कर रही है। अब मुझे लगा कि ये तो प्रॉब्लम या तो ब्रेन से है, कहीं कोई ब्रेन में ऐसी कोई इलनेस हो गई है जिसकी वजह से ये हाथ का मूवमेंट कर रही है। लेकिन पता चला कि वो बिना बात मुस्कुरा रही होती है, हर चीज़ पे हंस रही होती है, किसी की बात सुन नहीं रही होती है। तो इसका मतलब है उसमें साइकेट्री वाला कंपोनेंट भी है। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए चले आए कि उसके हाथ उसके हिल रहे थे। भाई मुझे डॉक्टर हाथ पैरों का डॉक्टर मानते हैं लोग कि भाई हाथ का इलाज है, रीढ़ से आपका इलाज जो हाथों में जा रहा है उसका इलाज करते हैं, कमर का इलाज करते हैं। तो वो हाथ हिलने की वजह से उसको ले आए, लेकिन वो साइकेट्रिक पेशेंट थी। वो जिस तरह से वो हंस रही थी, बोल रही थी, बात कर रही थी, तो मुझे लगा वो साइकेट्रिक इलनेस है उसको। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे टकरा जाते हैं, क्योंकि देखिए न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक, ये बहुत ग्रे एरियाज हैं। यहाँ पर आपस में एक दूसरे के पास पेशेंट्स बहुत सारे चले जाते हैं जी। तो हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो दूसरी फील्ड के होते हैं, लेकिन वो कई बार उनको लगता है कि नाम सुन करके डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। कुछ लोग तो इसीलिए कि उनका नाम सुना है साहब, वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कई बार बहुत अफसोस होता है मेरे पास कि मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। इन दैट केस फिर मैं उसको सही जगह पर रेफ़र करता हूँ कि भाई तुम यहाँ पर एम्स में इनके पास चले जाओ, यहाँ पर और तुम कैसे दिखाओगे उसको गाइड कर देता हूँ, जिससे कि वो सही जगह पहुँच जाए। जी जी जी। तो चूंकि आप देखिए कि इस वक्त तो ये इस तरह के केसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रहे हैं। और ये मतलब हम तो एक इंडिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो यूरोप के अंदर मैंने देखा कि डिप्रेशन तो बिल्कुल एकदम वहाँ पर कंपलसरी सा, और उसमें कोई वो नहीं है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
एनीथिंग मीन्स यू हैव नॉट द मतलब उनके पास सब कुछ है फिर भी डिप्रेस्ड है। तो वो डिप्रेस्ड हैं और फिर धीरे धीरे वो डिप्रेस होके जो है वो एक तरह की जो कहना चाहिए वायलेंट हो जाते हैं, कभी कभी न्यूरोटिक पर्सनालिटी के अंदर बदल जाते हैं, या बीपीडी बड़ा नाम चल रहा है तो बाइपोलर भी है वो, बाइपोलर भी और होते हैं। मल्टी, जी हाँ सर, तो जी ये सर। सारी चीज़ें। अच्छा, हम आप देखिए, आप तो फिल्म के भी आदमी हैं, फिल्म से भी आपको दिलचस्पी है, थिएटर से भी। आप देखिए कि कब किस ज़माने से हम उन लोगों की बात मतलब आए हैं करते हुए फिक्शन में और शायरी में जो नींद में चलते हैं। तो स्लीप वॉकर्स के ऊपर एक पूरी की पूरी एक स्टडी भी है, लेकिन ये कि हमारे आर्ट एंड कल्चर में और हमारे फिक्शन के अंदर बाकायदा मेरा ख्याल है कि 8-10 तो नावल्स ऐसे हैं जो कि इसी नाम से लिखे गए, और बड़ी फिल्में इसके ऊपर बनी हैं। मेरा मतलब है कि इस तरह की प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब इधर आके जो है वो ये कुछ सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी है। पहले सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, एक तरह का स्टिग्मा था, एक तरह का ये था कि भाई ठीक है, तांत्रिक के पास भेज दीजिए और मुल्ला के पास भेज दीजिए, और मेंटल गंडा, इलनेस के हाँ लिए, मतलब गंडा ताबीज़ हो मेंटल इलनेस जाएगा, के ये लिए। हो जाएगा। नहीं, अब ये जो मेंटल मतलब आज थोड़ी बहुत कहना चाहिए कि हम ये मानते हैं कि अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं लोग। क्योंकि मुझे आप देखिए कि राजस्थान से जो ये खबर आई डॉक्टर की सुसाइड डॉक्टर किया, की खुदकुशी की, आप डॉक्टर एक अर्चना डॉक्टर हैं तो शर्मा। मैं आपसे पूछूं कि मतलब जब इतने पढ़े लिखे लोग भी, बट ठीक है वहाँ तो स्टिग्मा है, एक मिडिल क्लास सोसाइटी में, एक एजुकेशनली मिडिल क्लास सोसाइटी में, बैकवर्ड सोसाइटी में, लेकिन वो डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा क्यों है कि वो भी सुसाइड कर रहे हैं? ज़रा बताइए। देखिए डॉक्टर्स का आप अगर जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो जो सुसाइड रेट है वो 2.5%, मतलब वो 2.5 गुना है सर। बड़ी हैरत 2.5% की नहीं है। बात है ये। हाँ, नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में जितने सुसाइड होते हैं उसमें अगर आप डॉक्टर्स की पॉपुलेशन देखें तो वो 2.5 गुना है। आप एक व्यक्ति अगर कोई जनरल सुसाइड कर रहा है तो 2.5 गुना डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। मतलब उसका कारण बहुत सारे हैं ये सर। स्ट्रेस। देखिए, आप जब आपका मेंटल स्ट्रेस तो मेडिकल रेजिडेंसी में बहुत होता है, पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल कोर्स है, एमबीबीएस अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है, फिर उसके बाद रेजिडेंसी बहुत कोर्स है। हम लोगों ने सर 36 आवर्स की ड्यूटी हफ्ते में 2 करते थे। जी जी। अब आप सुबह 8 बजे पहुंच गए, अगले दिन आप रात के 8 बजे फ्री हो रहे हैं। आपके जूतों में से, मोजों में से आपको स्मेल आने लगती थी। आपको अगले दिन फिर सुबह पहुंचना है और हफ्ते में 2 ड्यूटीज़ करनी है ऐसी। फिर आपको सुबह और सब कुछ रेडी रहना है। फाइल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, सर्जरीज की लिस्ट होती हैं, तो एक मेंटल प्रेशर, फिर एक एग्ज़ाम पास करने का। तो एक तो प्रेशर जो आपका स्टडीज़ के दौरान होता है वो किसी भी प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा है सर यहाँ पर। ठीक है, एक रीज़न वो है। ठीक है। आप अगर देखेंगे तो अगर डॉक्टर्स में जो स्पेशलिटी वाइज जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर्स बहुत सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो इस तरह का डिप्रेशन देख रहे हैं। आईसीयू में रहना अपने आप में बहुत डिप्रेसिंग होता है। लगातार आप आईसीयू में वेंटिलेटर्स और चेमिंग मॉनिटर्स देखते रहिए और आप उनकी आवाज़ें सुनते रहिए तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। आप बहुत देर, एक साधारण किस्म का व्यक्ति तो डिप्रेस हो जाएगा, और सोचिए डॉक्टर्स भी लगातार जो वहाँ दिन रात रह रहा है और वो पेशेंट को अपने हाथ से निकलता हुआ देख रहा है तो डिप्रेस तो होगा। नहीं, वो कोई राजस्थान वाले केस पे मैं आ रहा हूँ सर। राजस्थान वाले केस में तो एक जो पेशेंट रेफर हुआ, वो पेशेंट की डिलीवरी हुई और उसके बाद एक पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है सर। वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी लेडी को हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है, जो कि डिलीवरी के बाद हो सकता है। अब वो जो कॉम्प्लिकेशन में उसी समय हिस्टेरेक्टमी हो जाती है, यूट्रस निकाल देते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन में डेथ्स बहुत कॉमन है सर। अच्छा, लेकिन अगर डॉक्टर के ऊपर ही 302 का केस लगा देंगे आप, तो कितना हैरेसमेंट होगा। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने कोई भी अपनी तरह से मिस्टेक नहीं की, ये केस पीपीएच का था, कृपया मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को हैरास ना किया जाए। और वो इतनी दुखी हो गई थी। सुसाइड करना मतलब बहुत, सुसाइड करना आसान नहीं है सर। अपने आप को मार देना कोई आसान नहीं है। हालांकि जो किया वो तो ठीक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मेंटल प्रेशर होता है सर उस समय, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है इस तरह के केसेस में। जब आपका केस बिगड़ जाए और आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाए तो बहुत बड़ा केस है ये सर। और उसके बाद अब देखिए कोर्ट ने सारे लोगों को उसमें से जो है जो जिनके खिलाफ मुकदमे हुए थे वो उन्होंने निकाल दिए। हालांकि जो है जिन्होंने उस डॉक्टर्स के ऊपर मुकदमा लिखा था उन सबको भी वहाँ से हटा दिया गया।
तो मतलब वो सब चीज़ें बाद में समझ में आई, लेकिन एक जान तो चली गई, एक डॉक्टर तो चला गया सर ना। जी जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि ग्लैमर भी तो इतना, मतलब ये जो टेंशन है या ये डिप्रेशन, अभी आपने स्ट्रेस की बात की कि इसकी स्टडी बड़ी स्ट्रेसफुल होती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ होती है, और ये कोई नई बात नहीं है, मेरा ख्याल है हमेशा से होती रही है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी में मेरा ख्याल ये है कि हर माँ बाप का जो पहला, मैं तो ये देखता आया हूँ कि भाई क्या बनोगे, तो वो पहली उसमें ज़बान में डॉक्टर कहता है, दूसरी ज़बान में इंजीनियर, मतलब एक बार में साथ में इंजीनियर का नाम भी बाद में आता है, पहले डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे, फिर तुम डॉक्टर कैसे बनोगी, छोटी बच्चा है, अरे अरे फिर तुम कैसे डॉक्टर बनोगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम मतलब डॉक्टर कैसे बनोगी। कोई ये नहीं कहता है कि कुछ और भी दुनिया के अंदर है कि भाई आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी, मतलब वो आप एक अच्छी कहानीकार कैसे बनेंगे, आप एक अच्छे प्ले राइटर कैसे बनेंगे, आप एक म्यूजिशियन कैसे बनेंगे, नहीं कहता है कोई। इतना समाज की तरफ से ये कहना चाहिए कि सम्मान भी इतना मिलता है, या सम्मान ना कहूँ मैं उसको, इतना ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है डॉक्टर्स को हमारी सोसाइटी में कि बड़े से बड़ा, मतलब कोई ब्यूरोक्रेट हो, ऑफिसर हो, लीडर हो, मंत्री हो, तो वो डॉक्टर्स को तो फिर वो बिल्कुल दूसरी तरह से ट्रीट किया। तो ये शायद कीमत भी तो अदा करना पड़ती है सर। लेकिन अब चेंज हो रहा है, मतलब हमारी जनरेशन, मुझे लगता है कि अब बच्चे आ रहे हैं, वो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता। वो समझ चुका है कि बहुत प्रेशर होता है, और बहुत से लोग, हालांकि हाँ लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं, बहुत सारे लोग पैसे की वजह से भी इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट एक्चुअली नहीं है सर डॉक्टर्स की। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और अब बच्चों से पूछिए ना सर, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या बनना है। मैं अपने बच्चों से, मैंने बहुत, जैसे अपने बच्चों से बात करता हूँ मैं, जो मेरे पेशेंट्स बच्चे, मैं उनसे बात करता हूँ, यूट्यूबर बनना है, हैकर बनना है सर, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है सर। अब वो ग्लैमर शिफ्ट हो चुका है, ग्लैमर शिफ्ट हो चुका है, ग्लैमर का जो दुनिया है ना सर, शिफ्ट हो चुकी है। उनको एक्टर बनना है, उनको सिंगर बनना है सर, ऐसा है, इतना चेंज हुआ है सर। पेरेंट्स को अभी भी उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चों को नहीं बनना है सर। पेरेंट्स की मेंटेलिटी नहीं बदली है, पेरेंट्स की मेंटेलिटी, वो हर आदमी को बीबीए करना है, हर आदमी को बीटेक करना है, या फिर एमबीबीएस करना है, ये ज़रूर करना है। वो पेरेंट्स अभी भी वही चाहते हैं, लेकिन बच्चा बन जाता है यूट्यूबर, बच्चा बन जाता है हैकर, उसको वो पसंद है, तो उसे बनने दीजिए सर। तो क्योंकि आपकी जो इसमें जो कहानियां हैं, या जो आपने कहानियां इससे पहले भी लिखी हैं और तमाम कहानियां लिखी हैं, तो एक वो पर्टिकुलर पेशेंट्स हैं, तो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, तो एक मुझे ये भी कहीं लगता है कि बाद लोग इस स्ट्रेस को झेल जाते होंगे और बाद लोग नहीं झेलते होंगे। अब मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज करते हैं कि इतना काम तो आपके ऊपर थिएटर का है, आप वहाँ बरेली में विंडर मेयर करके पूरा का पूरा आपका एक थिएटर ग्रुप चलता है, इतना ज़बरदस्त स्टेडियो है वहाँ आपका, जो मुझे लगता है कि यूपी में कहीं नहीं होगा, और इतने उम्दा उम्दा आप वहाँ पे नाटक कराते हैं, उनकी वर्कशॉप कराते हैं। मुझे मालूम है कि पिछली बार जो बेंगलोर से पूरी टीम आई हुई थी कि जिन्होंने वहाँ बरेली के बच्चों को मतलब वर्कशॉप करके और उनकी ट्रेन वो भी करते हैं, और उसके साथ आपका जो ऑपरेशन का टाइम शुरू होता है वो मुझे मालूम है कि रात में 12 बजे से शुरू होता है और सुबह 6 बजे तक चलता है, और 100% ऑपरेशन कामयाब होते हैं, और सबको ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो अब बात यह है कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो अपना क्रिएटिव वर्क भी करना है ना, आप तो पोएम भी लिखते हैं, नहीं तो सर, कहानियां भी लिखते हैं, तो मतलब कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना सर। तो टाइम मैनेजमेंट तो देखिए सर, अब एक उसका दूसरा जो खराब पार्ट मैं कहूँगा, मैं सोशलाइज नहीं कर पाता सर। अब मुझे शादी ब्याह अटेंड नहीं कर पाता मैं सर। खराब पार्ट कहाँ हुआ डॉक्टर साहब? सर मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ, नहीं, बहुत ख़राब बात भी है। कई बार होता है कि आप लोग, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, इतने सारे निमंत्रण होते हैं, और मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं जाऊँ। हाँ मतलब हाँ, मेरा अगर स्टाफ है या मेरे साथ किसी ने काम किया तो वहाँ तो ज़रूर जाता हूँ, लेकिन मैं बाकी जगह जहाँ पर हज़ारों लोग बुलाए गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है मेरी। तो मैं बहुत सारे, और आपका छोटा शहर है तो सब जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे माफ़ कर देंगे कि एक बिज़ी डॉक्टर है, नहीं जाऊँगा मैं। तो मैं उस तरीके से अपने आप को इस्तेमाल कर लेता हूँ। और बाकी जो है सर, मेरा दिन का पूरा दिन ऑलमोस्ट आउटडोर में बीतता है, शाम के 8-9 बजे तक। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब बीच में जब 2 घंटे का समय है, उस दौरान मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी साइकिलिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो है। उसके बाद जो मेरा जो ऑपरेशन थिएटर शुरू होता है रात में 10 साढ़े 10 बजे से, और वही सुबह 3-4 बजे तक। तो क्या होता है सर, 6-7 सर्जरीज होती हैं, तो बीच बीच में क्या होता है कि आपको 10-10 15-15 मिनट का समय मिलता है पेशेंट्स के बीच में। एक सर्जरी के बाद आपको दूसरी सर्जरी प्रिपेयर होने में, तैयार होने में टाइम लगता है सर थोड़ा सा।
तो वो 15 मिनट मेरे लिए वो होते हैं, वो पल होते हैं जिस समय कि दिन भर की चीज़ें मैंने जॉट डाउन कर ली। और कभी वो बाहर गया मान लिया तो मैंने उनको इकट्ठा किया एक जगह पर और उसके बाद उनको लिख लिया। तो महीने में 1-2 बार मेरा निकलना हो जाता है कि दिल्ली आ गया या कहीं चला गया, तो मेरे पास इतना समय होता है कि इसको पूरी चीज़ें को कंप्लीट कर लिया जाए। तो इस तरीके से सर लिखा गया है ये पूरा। और ये किताब तो सर 7-8 साल लगे हैं इसको, मतलब ये 2014 के बाद के 8 साल लग गए सर इसे लिखने में। मतलब 2014 में मेरी इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स आई थी सर, और उसके बाद अब ये इट टुक 8 इयर्स। हाँ 2 साल आप इसमें कोविड के मान सकते हैं। तो कोविड के दौरान भी मुझे काफ़ी समय मिल गया था, तो वो मैंने काफ़ी उसमें कंप्लीट कर लिया सर। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक टाइप की क्रिएटिविटी है। तो मुझे लगता है कि वो जो इंटरनल प्रेशर होता है ना क्रिएटिविटी का, मुझे ये लगता है कि वो तो आपसे हर हाल में वो एक क्या कहना चाहिए, वो मन करता है, आप तो पजेस्ड हो जाते होंगे। मतलब मैं तो यही फील करता हूँ, बिकॉज मैं खुद एक राइटर हूँ, तो मुझे ये लगता है कि कितना भी प्रेशर हो किसी भी काम का, जब आप पजेस्ड हो जाते हैं उस अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए कि कुछ आपको कहना है, कुछ इजहार करना है, ठीक है, उसको बाद में आप हो सकता है कि उसको मॉडिफाई करें, कुछ चीज़ें ओमिट करें, लेकिन उस वक्त तो आप मजबूर हो जाते होंगे लिखने के लिए। हाँ नहीं, जब बहुत दिमाग में आता रहता है तो सर मैं अपने जो मेरा मोबाइल होता है ना, मैं उस पर नोट्स डाल देता हूँ तुरंत से। मतलब मोबाइल उठाया और मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये इसने बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है इस आदमी ने, या कमाल की चीज़ निकल के आई है कि मतलब अब कोई व्यक्ति इतने सालों बाद चला हो और उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसका जो चेहरा है, उसके बाद मैंने जो देखा उसको, तो जो मैंने फील किया वो उस समय नोट नहीं करूँगा ना सर, तो वो तो ओपीडी के बीच में तो वो मैं उसके नोट्स ले लेता हूँ सर। अब मोबाइल होने की वजह से सुविधा ये हो गई कि नोट्स होते हैं उसमें तुरंत से, और वो चीज़ आपने नोट कर ली, और वो जो शिद्दत वो होती है उस समय होती है ना सर, वो कैफियत होती है जैसे आप कहते हैं, वो होती है जो एक्चुअल उस मोमेंट को आप जी रहे हैं। जी, वो लिविंग एक्सपीरियंस है, लिविंग एक्सपीरियंस है सर, और वही आपने तुरंत उतार लिया उसको और रात में उसको एलैबोरेट कर लिया आपने। तो वो नोट्स लेना सर अपने आप में, वो नोट्स तो वो दिन भर चलता है सर। वही मैं चाहता तो था। कई बार होता है कि वो आप पेशेंट आया और उसने ऐसी कुछ बात कर दी, कुछ बच्चों का लगता है कि कितने सुंदर एक्सप्रेशन है, मतलब अल्टीमेट, मतलब उसकी खुशी देख के बनती है, लगता है मेरी ही खुशी है उसको देख करके। तो जो चीज़ें आत्मसात कर लेते हैं ना सर, वो फिर वो उसको लिखना आसान हो जाता है। हाँ, और वो चीज़ें अपने आप अपना रास्ता बनाती हैं। ये भी तो एक बात है ना कि कोई मतलब हर चीज़ आपसे अपने आप को नहीं कहलवा सकती, वरना हो सकता है मैं आपकी इन कहानियों को, मतलब वो मेरी दृष्टि है देखने की, उसको हो सकता है दूसरा डॉक्टर देखे उसको वो बात समझ में मैं आपको एक लेखक और एक कवि की शक्ल में देख रहा हूँ। मैं आपको एक मीडिया कर्मी की शक्ल में नहीं देखूंगा, मैं आपको एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार की शक्ल, क्योंकि उसका काम भी लिखना है, उसके हाथ में भी कलम है, तो वो भी हो सकता है कि क्योंकि ये कहानियाँ रिपोर्टिंग नहीं है, ये कहानियों की एक अपनी साहित्यिक मूल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, रिपोर्टिंग इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं इन कहानियों मतलब के वो ऊपर। उसका इमोशनल इम्पैक्ट है सर, जो मुझ पर भी कर रहा है और मरीज पर भी कर रहा है। क्योंकि देखिए इसमें डायलॉग हैं पूरे, इसमें मुकालमे हैं, इसमें उनकी जितनी ज़हनी कैफियत हैं, उनकी जो मेंटल स्टेजेस हैं, उनका जिक्र है इसमें। ये नहीं है कि एक पेशेंट यूँ आया उसको ये था, तो वो उसको रिपोर्टाज की तरह कहीं बयान नहीं किया है। मुझे ये याद आता है कि अभी हम लोग आत्महत्या की बात भी कर रहे थे और सुसाइड की बात हमने की है अभी। तो सुसाइड हमेशा से दुनिया भर के लेखकों को और कवियों को एक तरीके से हॉन्ट करती रही कुछ न कुछ लिखने के लिए। ऐसे बहुत बड़ी मिसाल तो मेरे सामने जो है वो सिल्विया प्लाथ की है, जिन्होंने कि ख़ुद भी ख़ुदकुशी की, या ये कि वर्जीनिया वुल्फ की, या ये कि जिन लोगों ने नहीं की ख़ुदकुशी, तो उन लोगों ने भी ख़ुदकुशी के ऊपर कुछ न कुछ लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं, नज़में लिखी हैं। तो मुझे याद आता है कि आपने भी तो एक बहुत मशहूर आपकी एक है कविता, अगर आप यहाँ हमें सुना सकें तो हमारे दर्शक तो जो होंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा। सुसाइड नोट करके एक कविता है जो कि मुझे एक फ़ोन पे पता चला, मेरे कोई मित्र थे, उनकी बहन ने सुसाइड कर लिया। तो मैंने पूछा भाई क्या कारण था, तो जो उन्होंने कारण बताया तो 10-15 मिनट तो मुझे बड़ा ही थोड़ा अजीब लगता रहा सुन के। फिर मैंने उसको जो है लिखा उसको, जी मैं पढ़ देता हूँ आपको उसके साथ। जी। कविता का नाम है सुसाइड नोट। पति कहते हैं पिता के पास चली जा, पिता पति के पास भेज देते हैं। वे निर्णय ले चुके हैं, मैं ले रही हूँ, मैं प्रेम में शरीर से अशरीर हो रही हूँ। मैं बोझ नहीं कसक बन रहना चाहती हूँ दोनों घर।
यही बेहतर होगा, मैं बोझ नहीं कसक बन रहना चाहती हूँ दोनों घर, यही बेहतर होगा। मेरे उपरांत पति को वापस कर दिए जाए मेरी पहनी हुई चूड़ियाँ, बिछिया, मेरी माला जिस पर उनका हक है। लुढ़का हुआ ढका शरीर पिता को दिया जाए। वाह, क्या कहने। देने से पहले मेरे आंसू पोंछ दिए जाएं। अंतिम यात्रा में उनकी गोदी जाना चाहती हूँ। मेरा बाकी शव बचा लिया जाए, उसको पढ़ाया जाए, मेरा रेशा रेशा मेडिकल कॉलेज के काम आ जाए। मेरी अंतिम शव यात्रा में मुझे जलाया ना जाए। जलने से मुझे हमेशा डर लगता है, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। वाह, जलने से मुझे हमेशा डर लगता इसलिए है, आत्महत्या कर इसलिए रही हूँ। आत्महत्या कर रही हूँ। तो उसको लगता था कि कहीं मुझे जला ना दें ये लोग, तो इसीलिए उसने पहले ही आत्महत्या कर ली। मतलब उसको डर था ना, उसको फैमिली का, कि मुझे हो सकता है ये लोग जला दें। हाँ हाँ, मतलब जिंदा जला दें। जिंदा जला दें। जिंदा जला दें, हाँ। तो इसलिए आत्महत्या उसने कर ली। तो ये है कि जिस तरह आपने इसको लिखा है, तो जो वो इवेंट है उस इवेंट से बाहर जाती है ये कविता कहीं, जहाँ ख़ास तौर से इन बातों को कि भाई ये जो मेरे जेवर हैं, जो मेरी पायल है, जो मेरी बिछुआ है, जो हाँ, मेरी मतलब मैं ये तो सबका, आप पति को दे दीजिए, लेकिन पिता को वो अपना शरीर, हाँ, जिसने कि जो मेरा सर केवल, और हाँ, मेरा शरीर जो है वो मेडिकल कॉलेज के हाँ, काम आ लेकिन जाए। मेरा सर वहाँ दे दिया है। तो इसके बड़े मीनिंग है। और भी कोई कविता आप जरा, जब ये बात नहीं, चली मैं तो कुछ बता रहा हूँ आपको कि जैसे जो सुसाइड अटेम्प्ट करके लोग आते हैं, या जिस तरह से लोग चाहते हैं करना और बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मेरे पास एक मेरे हॉस्पिटल में भर्ती था लड़का, तो वो पोएम्स लिखता था वो, और अचानक से उसने जो नोट आया उसका मेरे पास, उसको नंबर मेरा मिल गया था। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जबड़ा टूट गया, हार्ट टूट गया, वो ऑपरेशंस हुए, और वो अब डिप्रेशन में है, क्योंकि उसकी शादी जो है, शादी लगी हुई थी और अचानक से अब शादी टूटने के कगार पे आ गया। लड़की ने आना छोड़ दिया हॉस्पिटल में, ससुराल वालों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो उसको लगा मैं अब मेरे लिए लाइफ में कुछ बचा नहीं है। ये स्टोरी इसमें है, इस स्टोरी इसमें है। तो ये सर्वाइवर लेमन करके स्टोरी है, तो मैं उसका एक वो पढ़ देता हूँ सर की। अब वो जो लिखता है, शिखर लिखता है, आई कुड ओनली हियर द ब्लेयरिंग सायरन्स ऑफ माई ओन डिस्पेयर, pursuits to meet her gave gone astray, trials that shall end today, आज मतलब सब खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगा his poetic way of expressing this agony surprised me. Everything is finished doctor, not joking, अगला मैसेज था उसका, not yet, you have to endure it, you are depressed so you are not thinking clearly. I replied hurriedly, sending a doctor to help to you, wait, अब अगली पोयम आती है उसकी। Yes, get me a doctor with a handful of pills or a knife. A lasso would do too. Extreme heights, they look so tempting. Stand on the edge and just a slip. Stand on the edge and just a slip. Where my finger over a lighter can blow me apart. Out of this existence, I want to say goodbye before today's good night. हाँ हाँ। तो वो मुझे लगा कि ये जो है कमाल की पोइट्री लिखता था बच्चा वो, तो उसने भी मुझे देखिए इंस्पायर किया। हालांकि वो उसने ऐसा कुछ किया नहीं, और उसकी शादी का बड़ा दिलचस्प किस्सा है इसमें, कि जो लड़की उसको छोड़ के चली गई थी उसका क्या हुआ, ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में। जी 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 जी। अच्छा, मुझे याद आता है कि कोविड का जो ज़माना गुजरा है, ख़ासतौर से 2020 का जो ज़माना है, तो उसमें आपने ऐसे ही ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे, या ऑपरेशन करके जब आप निकल रहे थे तो वीराना हुआ करता था सड़कों पे, तो आपने वहाँ से आपकी शुरुआत हुई, और मैंने वो आपकी कुछ कविताओं का मैंने उर्दू में भी उसका रूपांतर किया था, और मैंने कहीं भेजा था वो बिल्कुल शुरू में कि वो वायरस, 14 मार्च की बात है कि वायरस जो है वो घूम रहा है सड़कों पे। वो बड़ी ज़बरदस्त पोइम है, जो कि उस वक्त मेरा ख्याल है उस वक्त तो लोगों ने लिखना भी नहीं शुरू की थी। एक्चुअली क्या था सर, मेरा कोर्स, मेरा डावोस से मेरी फेलोशिप थी, तो मेरा जो वहाँ पे दोस्त थे मेरे, सिल्वान करके एक लड़का था, तो वो वहाँ पर जूझ रहा था। इटली, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पूरी यूरोप जो है उस त्रासदी से गुजर रहा था। क्योंकि मुझे ये याद आता है ना डॉक्टर साहब कि उस ज़माने में आप जब आप ये कविताएं लिख रहे थे, तब लोगों ने
इतना तब मतलब समझ नहीं लिखा पा नहीं रहे था थे कि लोगों कोविड, ने, हाँ 14 लोगों मार्च ने सर, लिखा ये नहीं 14 था। मार्च 2020 की कविता है। हाँ कोविड की शुरुआत हो रही थी, इंडिया में नहीं हुई थी। चाइना में लॉकडाउन था, यूरोप में लॉकडाउन था, इटली में काफ़ी डेथ्स हो रही थी। तो हमारी तो 23 मार्च के बाद हुई है ना। जी सर, देर रात छोटे शहरों की सड़कें सूनी होती हैं, यही कविता में मंद बयार बहती है, स्ट्रीट लाइट्स मुस्कुराती हैं, पत्तियां पेड़ों पर इठलाती हैं, झर कर सड़क चूमती हैं और पेड़ से विदा लेती हैं। इन सड़कों पर इस पहर सदियों से शांति है, जैसे यह सड़क और ये पहर सिर्फ चंद लोगों के लिए खास बनाया गया है। क्या कोई दिन ऐसा भी होगा जब इस सड़क पर लोग नहीं चलेंगे? क्या कोई दिन ऐसा भी होगा जब इस सड़क पर लोग नहीं चलेंगे? हवाएं थम जाएंगी, रास्ते के पेड़ हिलेंगे नहीं, पंछी उड़ जाएंगे, बिल्लियां रास्ता नहीं काटेंगी। वो वीराना कैसा होगा जब वायरस इन सड़कों से गुजरेगा। तो बस जो पंचिंग है ये पूरा का पूरा, जब वायरस इन सड़कों पे से गुजरेगा, जी, आपको खुद शायद असल में मुझे कभी कभी एहसास को हो नहीं गया पता था, होता है। मुझे एहसास हो गया था अगर वायरस होगा तो ऐसे ही वीराना होगा, जैसे रात में वैसे दिन में भी हो जाएगा। और वही हुआ सर। मैंने मतलब एक स्पेकुलेशन था एक, और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं है कि ये जितनी कविताएं हैं जो आपने लिख ली हैं ऐसी, क्योंकि आपके ऊपर एक एक इंटरनल जो प्रेशर होता है, जो कि क्रिएटिव प्रेशर होता है, वो समझना की चीज़ होती नहीं है। वो बड़ा रहस्यमयी सा एक होता है। मतलब कहते हैं ना कि आप प्रेम को समझा नहीं सकते, प्रेम के लिए प्रेम करना ज़रूरी है या प्रेम हो जाना ज़रूरी, ये एक भेद की तरह है। मतलब भेद को आप जान नहीं सकते, भेद के लिए वो भेदी हो जाना पड़ेगा अपने आप में। तो टू नो एंड टू बी में फ़र्क होता है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो उसमें एक दूरी होती है, जब हम उस चीज़ के अंदर बिल्कुल ही डूब जाते हैं तो हम उस जैसे हो जाते हैं। तो आपको शायद नहीं पता है, चूँकि और आपको मालूम ही नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि आपको पता नहीं है कि ये कविताएं किस हाइट पे पहुंची हैं लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं और कोई कर सकता है, ये जब एक साथ छप कर आएंगी हिंदी में, कि क्या होगा कि जब वायरस इन सड़कों पे से गुजरेगा। चूँकि इससे पहले जो आपने बिल्लियों की और ये और पेड़ों की हर चीज़ गुजर रही है। देखिए, हवा भी एक तरह से गुजरती है, वो मतलब हवा जिसको चलना कहते हैं वो गुजरती है। लेकिन जब वायरस सड़कों पे से गुजरेगा तो ये अपने आप में एक मेटाफर कहीं बनता है सर, डिक्टेटरशिप का भी ये मैटर कहीं पर, ये एक मेटाफर समझ बनता गया है मैं सर। आपका इशारा मतलब कहाँ है कहीं पे सर। फाशिज्म का, चूँकि जो जी पार्ट सर, जी होता सर। है ना, आख्यान कह लीजिए, टेक्स्ट जो होता है किसी चीज़ का, वो लिखने के बाद अपने हाथ से निकल जाता है। कहा यह जाता है कि अगर वो टेक्स्ट डेंस है बहुत, तो उसके अंदर एक मीनिंग नहीं होते, बल्कि लगातार मीनिंग पैदा होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। ये बंद गली का आखिरी मकान नहीं होता। जो ऊंचा टेक्स्ट होता है वो कभी भी बंद गली का आखिरी मकान नहीं होता कि हमने इस मीनिंग को यहाँ मान लिया, देख लिया। नहीं, डिकोडिंग लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैं ये चाहूँगा कि ये सारी कविताएं आपकी, ख़ास तौर से हिंदी में जितनी आपने लिखी हैं, इनका एक कलेक्शन अलग से आए। क्योंकि थैंक यू आपकी सर, कविताएं मैं कुछ कोशिश तो करूंगा मतलब सर। हाँ इस किताब में हैं, कुछ आपने अपने प्लेज में इस्तेमाल की। हाँ, मुझे याद आया कि आपने एक प्ले लिखा था ना कोविड के ऊपर कुछ, वो तो इसमें शामिल नहीं है शायद। उसके बारे में हमारे दर्शकों को, कुछ हमारे सुनने वालों को, नाजरीन को। पहला प्ले तो आपको मालूम है सर, पैलाडिन लिखा था मैंने, जो एक न्यूरो सर्जन का मेमोयर था, वो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। वो 2018 में हुआ, 17-18 में हुआ। और हाँ, उसके लिए उसके बाद अभी कोविड में क्या हुआ कि सर कविताएं बहुत, कोविड में समय था जो देख रहे थे आपका, अब आप जो कहते हैं ना राइटर के जो मन में होता है वो फिर वो उसका जो वो निकल रहा था सब कुछ। कोविड का समय तो बड़ा अजीब सा समय था। आपको अपनी जो सैनिटी बचा के रखना, प्लस अपनी हेल्थ बचा के रखना, अपना आत्मविश्वास बचा के रखना। तो मुझे लगा इट वॉज ए काइंड ऑफ कैथारिसिस, राइटिंग एनीथिंग वॉज ए काइंड ऑफ कैथारिसिस। बिल्कुल। और उस दौरान फिर वो निकल के आई कविताएं। तो उसमें अब मुझे जो लगता था, एक उसमें चेहरे करके कविता है सर, वो मेरे एक जिन्होंने मुझे दिल्ली में हाथ पकड़ के काम सिखाया, डॉक्टर शेखर अग्रवाल।
उनकी डेथ हो गई। हो 28 अप्रैल को मेरे एक बड़े भाई के समान दीपक त्रिवेदी सर थे, सीनियर IAS ऑफिसर थे, और अगले दिन उनका रिटायरमेंट था 30 अप्रैल को। 28 अप्रैल को PGI लखनऊ में उनकी डेथ हो गई। मेरे मामा जो मेरे माँ से 2 साल बड़े हैं, वो बहुत ही फिट हेल्दी 3 लोग जो हैं सर, लगातार इनकी डेथ हुई, जो कि लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीबी लोग थे ये। तो कविता निकल कर के आई, वो फिर वो चेहरे मुझे बार बार हॉन्ट करते थे वो। तो वो आप बच नहीं सकते थे लिखने से। वो आपको उनको दीवार में, अगर कुछ ऐसा, कभी चेहरा दीवार में दिख रहे हैं, कभी आपको तालाब में दिख रहे हैं, आपके पानी में दिख रहे हैं, तो मुझे हर जगह वो नज़र आ रहा था। तो मुझे लगा मैं इसको मैं आई शुड राइट, तभी जाकर के मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा। मेरी श्रद्धांजलि क्या है, मैं यहाँ बैठ करके मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो उस तरह से कविताएं निकलने लगी सर। तो वो कोविड में जब कविताएं निकली, तो फिर मुझे समझ में आया कि लाइफ तो बहुत कम है, जिंदगी जरा सी है, उसका टाइटल हो गया। और एक लड़का, अब इसकी कहानी तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आपका ये है कि ये किताब में नहीं है मेरे, और प्ले जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। एक राइटर है जो फ्रीलांस करता है, और बॉम्बे में वो कोविड में बंद है। उसका एक पड़ोसी है हार्दिकर, वो आता है, उसका हालचाल लेता है और वहाँ से चला जाता है, और बीच बीच में हार्दिकर आता है और चला जाता है। इसका नाम, लड़के का नाम अजानू बाहू है, और ये जो है अपनी स्ट्रगल में है, ये अपने पास्ट में है, जो कि शेयर कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और अपने वो बचपन से लेकर के सारी मेमोरीज वो शेयर करता है। बचपन में वो शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ा, वहाँ की टीचर ने उसको मॉलेस्ट किया बच्चे को, और उसकी मेमोरी पर वो बहुत बुरा असर पड़ा। तो उसको एक प्रकार की बीमारी हो गई, हाइफोफोबिया। हाइफोफोबिया इज जो आप एक तरीके का फोबिया है, जिसमें आप टच करने से आपको कोई टच करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। डर, बिल्कुल। तो वो टच जो था वो उसके दिमाग में, जहन में बैठ गया, और वो फिर जो है उसके बाद वो उसका स्कूल, बल्कि स्कूल का टीचर उसे निकाल दिया जाता है, स्कूल से उसको निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद उसको फिर वो फादर, उसका जो एक IAS ऑफिसर है, वो उसको लखनऊ ले आता है। लखनऊ में वो चीफ मिनिस्टर की सिस्टर से उसकी दोस्ती हो जाती है, और वहाँ भी वो उस तरीके की वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम झेलता है। और बाद में फाइनली वो जिस पारसी फैमिली में जहाँ पर रहा था बॉम्बे, वो वापस लौट आता है, वहाँ रहता है। लेकिन फिर अब लॉकडाउन लग चुका है। तो लॉकडाउन में एक्चुअली क्या होता है कि जब वो बिल्कुल मरने के स्टेज पे हो रहा होता है, तो उसने बॉम्बे की फैमिली वाले लोग आते हैं लेने उस दौरान, तो वो वही कविताएं लिख रहा है जो आपने पढ़ी कोविड के दौरान, वो सब लिख रहा है। वो उस कविताएं उसमें इंक्लूड की गई हैं। और अंत में पता चलता है कि वो एक्चुअली, उसको साइकेट्रिक इलनेस भी थी साथ में, जिसमें वो हेलुसिनेट कर रहा था। कोई गर्लफ्रेंड नहीं आती थी उसके पास, ही वॉज लिविंग ऑल अलोन। तो ज़िंदगी जरा सी है, इस तरह की एक मेरा प्रयास था। और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग और रंग विनायक रंगमंडल के लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की उसकी। ये कब हुआ? ये सर 3-4 महीने पहले भी। अच्छा, मैं नहीं देख पाया इसको। जी सर, इसको फिर से। जी सर, नहीं वो तो होंगे, शोज हो रहे हैं सर, उसके आगे होंगे शोज तो। जी सर। अब ये याद आया, देखिए थिएटर की जो आपका ये पूरा ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये मतलब बहुत ही, यानी थिएटर सर बचपन में, थोड़ी पर्सनल बातें भी होना चाहिए। थिएटर सर, मैं छोटा था, लखनऊ में पढ़ता था सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। वहाँ पर मेरे मामा थे, तो वो जो है मुझे एक लाइट एंड साउंड का शो दिखाने ले गए, बढ़ते कदम नाम था उसका सर। अच्छा। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे इन्फिल्ट्रेट किया इंडिया में उसने, कैसे उसने सारे व्यापार को कैसे हड़प लिया, वो सब बहुत सुंदर शो था। बढ़ते कदम नाम था, और रेजिडेंसी पे होता था सर वो। अच्छा। लखनऊ रेजिडेंसी पे। तो वो उसका असर चमत्कारिक था। फिर उसके बाद सर, फिर मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आया, तो वहाँ पर हबीब तनवीर का प्ले देखा, चरणदास चोर, वो अद्भुत था। खैर मेडिकल की पढ़ाई में बहुत बिजी हो गया, लेकिन लिटरेचर से एक तरीके का रिश्ता बना रहा।
शिवानी जी से मुलाकात हुई, उनकी किताबें पढ़ी, फिर उधर मृदुला गर्ग को मैंने एक लेटर लिखा, उसका जवाब आया। तो साहित्यिक लोगों से और ऑफबीट सिनेमा से एक टच में रहा मैं। अब जो है सर, जब मुझे मौका मिला, जब मैं दिल्ली आया फाइनली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, तो फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो थिएटर देखा तो बहुत देखने लगा। जब एनएसडी में प्लेस देखे तो लोगों ने कहा डॉक्टर साहब थिएटर के लिए कुछ करिएगा। तो इस तरीके से फिर वो 2007 में मैंने थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत की। अच्छा, ये 2007 से थिएटर फेस्टिवल के ऊपर, ये अभी अपने ये पिछले साल जो है वो रामलीला थिएटर में रामलीला मैंने इंक्लूड की। मुझे लगा सर कि रामलीला से बड़ा टैक्स क्या हो सकता है थिएटर ये के तो लिए। कहीं होती नहीं है, चूँकि ये तो अपने आप में एक नुक्कड़ नाटक या एक स्ट्रीट प्ले की तौर पे तो रहा ही है। मतलब ये एक अवामी, जिसको कहते हैं कि अवामी नाटक तो था ही ये एक। मतलब हमारे सबसे बड़े जो ग्रंथ है उसमें रामचरितमानस है, तो ऐसी पंडित राधेश्याम कथावाचक का, बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक हैं, तो उनकी जो एक रामलीला है सर वो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग उसको करते हैं सर उसको। तो पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामलीला प्लस बाकी रामलीला मिला करके हमारे एक बरेली में एक बहुत अच्छे निर्देशक रहे अंबुज कुकरेती, उन्होंने प्लान किया। और मेरा कॉन्सेप्ट ये था, भारतीय कला केंद्र में यहाँ 3 घंटे की रामलीला होती थी और पूरा वो राम जन्म से लेकर के रावण वध तक पूरा वो करते दिखाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस फॉर्मेट को थिएटर में इंट्रोड्यूस कर दें, ये रामलीला थिएटर में क्यों ना लेके जाएं। और इस रामलीला को फिर हम लोगों ने करना शुरू किया हर नवरात्रि में। 3 साल से तो मतलब हुई, बीच में कोविड में नहीं हो पाया, लेकिन 3 साल ये रामलीला बहुत तो बड़ा काम आपने किया। आपको लगा कि उसका मतलब वो अडेप्टेशन इसका थिएटर के लिए, थिएट्रिकल अडेप्टेशन कर दिया। प्रॉपर थिएटर की बात मैं कर रहा हूँ ना, प्रॉपर थिएटर। मैं एक तरह का थिएटर तो मानता ही हूँ ना उसको। जी सर। एक तरह का थिएटर, स्ट्रीट थिएटर तो आप उसको मान ही सकते हैं ना। मतलब जैसे कि पपिट शो है, रामलीला है, रासलीला है, या जन्माष्टमी, उसके अंदर तो पूरा थिएटर कि भाई वो जो है हमारे कृष्ण जी चढ़ रहे हैं और मटकी फोड़ना है और वो सारी चीज़ें, तो वो सब अपने आप में है। लेकिन आपने जब इसको अपने विंडरमेयर के इतने ज़बरदस्त हाल में बैठ के अंधेरा करके, है ना, मतलब लाइट एंड साउंड के साथ दिखाया होगा, है ना, जो हमारा मॉडर्न थिएटर है ना, हाँ है ना, वो आपने वहाँ पे। तो अब बात यह है कि एक चीज़ मुझे याद है, इसमें जो राम का जो है चरित्र है, वो राम का चरित्र एक मुस्लिम जो मतलब आपका एक्टर है दानिश, जो कि बहुत ही मतलब वर्सटाइल एक्टर है। और मैंने देखा है उसको बहुत से रोल आपके यहाँ करते हुए। मैंने देखा है कि शर्लॉक होम्स भी उसने किया, पलाडिन में भी आपके किया। तो इसमें कोई सोचे मतलब समझी बात थी या कोई मैसेज था, या यूं ही बस आपने इसको किया? नहीं देखिए सर, दानिश का जो था कि जो दानिश ने राम इसलिए किया कि दानिश एकदम एक तो बहुत हमारे बहुत मैच्योर एक्टर हैं और बहुत पुराने एक्टर हैं, और बहुत सारे उन्होंने लगभग बहुत सारे लीड रोल किए थिएटर के, मतलब 15-20 अगर आप कहें तो लीड रोल किए। जब राम का ऑडिशन की बात आई या राम का देखने की बात आई कि राम जैसा दिखता कौन है, तो मेन तो बात कोई इसके पीछे मैसेज देना नहीं था कि मुस्लिम लड़के को हमने राम का कैरेक्टर दिया, ये तो कतई सोच नहीं थी। लेकिन राम जैसा कोई दिखे तो सही। भाई आप ऑडिशन लेते हैं तो आप देखते हैं ना कि ये इस कैरेक्टर में फिट होगा कि नहीं होगा। तो जो केवल एक कारण था सर वो कि राम जैसा दिखता था और राम का रोल वो अच्छे से निभा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना मैच्योर एक्टर है और लीड कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा, तो वो कर लेगा। और कोई वजह नहीं है सर, ये वजह थी कि केवल वो जो है, हाँ वो मुस्लिम है तो मतलब मुझे लगा उसको हो सकता है समस्याएं आई हुई, लेकिन हमारे शहर में ऐसा कुछ हुआ नहीं। बरेली में तो वैसे भी बहुत मेरा अच्छा भी ताल्लुक बरेली से है। देखिए मेरा भी तो आबाई घर बरेली ही है। तो मुझे मालूम है कि हमारे शहर में ऐसा होता नहीं है, बल्कि अप्रिशिएट ही किया जाता है। बहुत अप्रिशिएट करते थे लोग। राम दरबार लगता था, लोग घंटों आरती करते थे सर उसमें, और वो बहुत सुंदर है। मतलब आप रामलीला देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सुंदर आपने कुछ देखा, बहुत सुंदर प्रस्तुति है। और लोग उससे पूरे शहर से लोग आते हैं, 6-7 दिन लगातार चलता रहता है, नवरात्रि में होता है। तो लोग रिक्शे से बैठ के, ऑटो से बैठ के, टेम्पो से बैठ के, वरना तो थिएटर कार वाले लोग देखने आते हैं। आपने देखा होगा सर, इलीट क्लास आता है थिएटर देखने, तो हमारे यहाँ खास करके नहीं हर जगह ही आता है शायद। तो वहाँ पर जो था सर, ऑटो से रिक्शे से लोग आ रहे थे, तो हमें वो बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये थिएटर देखा तो सही, तो इन्होंने रामलीला के बहाने से देखा। और रामलीला, हाँ वो तो रामलीला देखने आ रहे हैं, और ये एक बिल्कुल नई टाइप की। मैं गया था तो मैंने वहाँ पे राम की शक्ति पूजा भी देखा था।
जी जो सर, वो बनारस से आया था, जो बनारस से, व्योमेश शुक्ल का। जी तो सर, वो भी अद्भुत था। तो बहुत काम तो सुंदर। आपने इतने बड़े थिएटर को प्रमोट करने के लिए इतने बड़े काम किए हैं कि हम तो यहाँ देखिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। मतलब दिल्ली में बैठने वाला आदमी, दिल्ली में रहने वाला आदमी, बेंगलोर में रहने वाला आदमी, बम्बई में रहने वाला, जहाँ थिएटर की पूरी ट्रेडिशन है, या बंगाल में अगर आप पहुंच जाएं, कलकत्ता में, तो बादल सरकार को लोग इस तरह से याद करते हैं कि बच्चा जब वो पैदा होता है तो वो बादल सरकार का नाम तो वो जानते ही जानता है। लेकिन हम जब यूपी के अंदर ख़ास तौर से बरेली की बात करते हैं तो मैं ये आपसे कहूँ कि बरेली कल्चरल हब आज तक नहीं बन सका, क्योंकि वो बेसिकली बरेली जो है वो एक कमर्शियल सिटी हमेशा ही से रहा। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप इस गाने पर गौर करें, हम आपसे बात कर रहे हैं कि बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रहे, तो वो बाज़ार देखिए वहाँ पे कितना अहम हो जाता है। और मुझे लगता है कि बरेली जैसा बाज़ार आज भी कहीं नहीं है। मतलब बरेली जैसा बाज़ार आप वो देखिए कि वो जो लाइन से आप वहाँ पर चलेंगे तो 25-30 किलोमीटर तक बाज़ार, मैं ये कहता हूँ कि सिंगल कहीं रोड भी नहीं मुड़ती है। आप किले से चलिए और नकटिया तक पहुँच जाइए तो बीच में बाज़ार का स्ट्रक्चर तो बदलता जाएगा। यानी कहीं तो वो बीच में बासो मंडी आती जाएगी, कहीं लोहा मंडी आती जाएगी, और कहीं किराने की दुकानें आती जाएंगी, लेकिन वो दुकान से दुकान, दुकान से दुकान मिली हुई है। तो बरेली का ये मामला है, इस मामले में तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने बरेली को एक कल्चरल टेस्ट देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि देखिए शायर हर जगह हो सकता है, लेखक हर जगह हो सकता है, ठीक है, वो शायर थोड़े से लोकलाइज्ड होके भी मशहूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे फिक्शन राइटर मैं जैसे हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत कम लोग जानते हैं बरेली में। अगर मुझे कोई अवार्ड मिलता है या कुछ होता है तो अगर वो अमर उजाला न्यूज़ छाप देता है या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ छाप देता है, तब कुछ बरेली वालों को मालूम हो जाता है। तो बरेली के में क्या है कि उसके नागरिकों को एक तरीके से कल्चरली सब बनाने में, मैं ये कहूँगा कि कल्चरली सिविलाइज बनाने में, जो कल्चर और सिविलाइजेशन में फ़र्क है, उसमें आपका मेरा ख्याल है कि जिहादी रोल है। यानी इतना बड़ा काम आपने किया है, ये एक जायजेंटिक वर्क मैं इसे मानता हूँ। पता नहीं सर, मुझे तो लगता है कि सर नहीं, मतलब देखिए, पंडित राधे श्याम कथावाचक, आप वो जैसे राइटर, लोग, वसीम बरेलवी साहब, हाँ, मैं मतलब इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं सर। तो मुझे लगता है कि मैं तो अभी कहीं नहीं हूँ, मैं तो अभी कभी कहीं नहीं हूँ। मैंने तो एक छोटी सी प्रयास किया है सर कि थिएटर थोड़ा सा जो है प्रमोट हो जाए। मतलब वो एक, इट्स ए काइंड ऑफ पैट्रोनेज और इट्स ए काइंड ऑफ सपोर्ट। और उसके लिए हाँ, नहीं, मतलब एक आउट ऑफ पैशन हो गया वो सर। बड़ा काम किया है कि धीरे धीरे धीरे, देखिए कहा जाता है ना कि पत्थर पे आप एक लकीर खींचिए तो वो आसान काम नहीं होता है ना। तो लेकिन पत्थर पे खींचते रहिए तो फिर वो खुद जाती है। खुद गई है तो सर, हाँ अब हाँ। वो हम ठीक है, लिटरेचर वगैरह में तो चीज़ें होती हैं, लेकिन आप वहाँ परमानेंट रह के वहाँ के लोगों के लिए एक काम कर रहे हैं ये आप। अच्छा, मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ ये पूछना सर चाहता ये था। ना पूरा एफर्ट है सर, ये एक्चुअली ये पूरा बहुत सारे लोगों का एफर्ट है, अकेला मैं नहीं हूँ सर। नहीं, दया दृष्टि की बात मैं करना चाहूँगा कि ये, अच्छा हाँ, ये दोनों चीज़ों को कहीं जोड़ते हैं, ये जो दया दया, दृष्टि और थिएटर सर। दया मतलब हाँ, दया दया दृष्टि तो दृष्टि। सर शुरू किया गया था एक्चुअली सर, मैंने 6-7 महीने करीब, बल्कि 8-9 महीने का, हाँ, मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स में काम किया था, बच्चों के डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चे आते थे जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, और वो बच्चे बड़े मासूम और बहुत इंटेलिजेंट होते थे। वो थैलेसीमिक बच्चों का सर आईक्यू का कोई जवाब नहीं होता है। तो मैं बहुत इम्प्रेस रहता था। तो जो डॉक्टर मेरी सीनियर थी, डॉक्टर अलका खडवाल, आजकल तो वो बहुत बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की डॉक्टर हैं इंडिया में, पीजीआई चंडीगढ़ में। और उन्होंने मुझे कहा था, ब्रजेश्वर कभी तुम कुछ कर पाओ तो इन बच्चों के लिए करना। तो वो बात मेरे घर कर गई, और 2006 में जब मैं लगभग इस्टेब्लिश हो गया था तो मैंने ट्रस्ट बनाया, दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसका पर्पज़ ये था कि जो बच्चे थैलेसीमिया के हैं बरेली में, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको वो सुविधाएं दी जाएं जिससे उनका ब्लड चढ़ सके। लगभग हर बच्चे को महीने में 2 बार जो है ब्लड चढ़ता है सर, और ऐसे 200 बच्चे हो चुके हैं बरेली में। तो उनको हम लोगों ने धीरे 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 ब्लड उनका अरेंज कराना, ब्लड उनको चढ़वाना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ट्रस्ट करता था। थोड़े दिनों के लिए हम लोगों ने आई सर्जरीज भी शुरू की थी, लेकिन वो चल नहीं पाया, आई सर्जरीज चल नहीं पाई, क्योंकि ऑलरेडी जो उसमें अब गवर्नमेंट की स्कीम आ गई थी, आयुष्मान योजना वगैरह, तो उस पर वैसे भी वो फ्री होने लगा सब उनका। तो हम लोगों ने आई सर्जरी तो फिर बंद कर दी। हाँ, थिएटर को हम लोगों ने उस
रंग विनायक रंगमंडल को दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट से जोड़ दिया। वही मैं पूछना चाह रहा हाँ, था। तो वो थिएटर को सर जोड़ा मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट से कि जो हम लोग अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त लोग कर सकते हैं, जो हमारे मित्र कर सकते हैं, वो उसमें सहयोग करते हैं और थिएटर उनके बलबूते पे चलता है सर। तो ये 2020 में आपको संगीत नाटक जी, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2020 का मिला सर मुझे। तो उन्होंने वो 2007 से मैं कर रहा था प्रमोट द थिएटर एंड हाँ, प्रमोशन के लिए सर। हाँ। कि 2007 से मैं कर रहा था और 13-14 साल हो चुके थे उसको करते हुए। तो और प्लस हमने वर्कशॉप्स की, पूरे देश भर के लोग आए, थिएटर देखा उन्होंने परफॉर्म किया, विंडोमेयर ऑडिटोरियम बनाया मैंने। उससे पहले मैं IMA हॉल में करता था। तो लगातार थिएटर फेस्टिवल अपना एक स्वरूप बहुत बड़ा लेता गया और बहुत एक प्रेस्टिजियस थिएटर फेस्टिवल हो गया, विंडोमेयर थिएटर फेस्टिवल। ये विंडोमेयर का नाम कैसे आपके जहन में? ये तो वो वहाँ जाहिर है कि इतनी आयरलैंड में एक लेक है सर। हाँ, विंडोमेयर मतलब मुझे लगा सर कि मतलब कोई नाट्यशाला नाट्य घर नहीं रखना चाहता हूँ मैं। मेरा साथ क्या था कि हम लोग मेडिसिन में पढ़े हुए लोग हैं, तो हम लोग को क्या हुआ कि इंग्लिश, जो बहुत सारे इंग्लिश चीज़ों से आप टच में रहते हैं ना, बहुत सारे ऑथर से लेके बहुत सारे वो, तो विंडोमेयर लेक मुझे बड़ा अपील करती थी, तो बस उसके नाम पे विंडोमेयर आ गया। कोई इसका खास वजह नहीं है सर। अच्छा, वो लेक ही है, लेकिन वो एक्चुअली आयरलैंड में लेक है और कुछ नहीं है सर। वो जॉइस ने बड़ा जिक्र किया है उसमें। जी सर अपने नावलों में ना, उसके यूलिसिस में, और जो डबलिन के ऊपर जो पूरी स्टोरीज लिखी हैं जॉइस ने, जी सर, तो उसमें भी बहुत, उसमें विंडोमेयर है, उसके अंदर विंडोमेयर का। तो वो मुझे जब यहाँ नाम दिखा ना, तो पहली बात तो मैं तो शॉक्ड हो गया, सरप्राइजली शॉक्ड हो गया। मतलब ये कि मैं खुशी से चौंक पड़ा, और मतलब खुशी और हैरत आपस में मिलती जुलती चीज़ है कि ये कैसे, क्योंकि मैंने उसको जॉइस के यहाँ मतलब बहुत देखा था। जॉइस तो आयरलैंड ही की थे, और उन्होंने जिस तरह अपने शहर को महसूस किया था, तो मुझे कहीं लगा कि मतलब डॉक्टर ब्रजेश्वर का जो साइंस ऑफ लिटरेचर है वो बड़ा स्ट्रांग है। इसलिए मैं इस सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि आप ज़रा बताइए कि आपको कौन कौन से राइटर मतलब आपको लगता है कि आपको मतलब हिंदी के, इंग्लिश के किन लेखकों को आपने पढ़ा, या जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिनको पढ़ते हैं? देखिए सर, सबसे ज़्यादा जब शुरुआत हुई तो मेरी, मैंने बताया ना आपको, जब मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में था, तो मैंने शिवानी जी की बात की। उसके बाद मैंने उनको मृदुला गर्ग को लेटर लिखा, उनका डैफोडिल जल रहे हैं सर एक नॉवेल आया था, वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उनको लेटर लिखा, फिर उनको पढ़ना शुरू किया, लगभग सब पढ़ा उनका। और उसके बाद मन्नू मंडारी सर, उनके हम लोगों ने उनके भी उस पर कहानियों पे काम किया, बहुत सारी उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। और जो बहुत ज़्यादा जिसने झकझोरा सर, वो मुक्तिबोध थे सर। मतलब मुक्तिबोध का असर जो है दिमाग पर बहुत ज़्यादा था। मुक्तिबोध की कहानियाँ, मुक्तिबोध की कविताएं तो अंधेरे में, और अंधेरे में, जी सर, चांद का मुंह टेढ़ा है, दो जो लंबी कविताएं सर, मेरे पास पूरी 8-9 किताबें हैं उनकी। हाँ। तो उसमें गद्य भी है, पद्य भी है, सब कुछ है सर। जी। तो मुक्तिबोध ने बहुत वो किया था सर, कि वो ऐसा लगता था हैमर कर रहा है, कोई हथौड़े मार रहा है आपके दिमाग पे। मतलब वो उनका वो था। और फिर इंग्लिश में मैंने पॉल कालानिथी के अलावा मैंने एक सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, उनकी एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज पढ़ा। और अभी जो एक बहुत सुंदर किताब पढ़ी मैंने सर, माय ओन कंट्री, ये अब्राहम वर्गीस की किताब है सर। और इट इज़ ए स्टोरी ऑफ, मतलब 1980 के आसपास का अमेरिका है, एक अननोन डिजीज आई अचानक से। इट वाज मतलब अनएंडिंग इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स विद मिस्टीरियस सिम्टम्स। उसको ट्रीट करते गए डॉक्टर वर्गीस। ट्रीट क्या करते गए, उसका मतलब उसको बारे में देखते गए, समझते गए, पता चला वो बाद में HIV निकला, एड्स निकला। और वो वर्गीस उस टाउन की नेसेसिटी बन गए। और जो उन्होंने काम किया, जो एक तरीके की जो एम्पैथी थी उनकी, जो उनका अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट डिजीज़, वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि व्हेन देयर इज़ नो क्योर, हाउ टू हील व्हेन देयर इज़ नो क्योर। जब क्योर नहीं किसी बीमारी का, तो उसका इलाज कैसे करेंगे आप? HIV पेशेंट्स का कोई ये नहीं है कि HIV ख़त्म हो जाएगा सर, लेकिन नॉर्मल लोग लाइफ जीते। अब 1980 में तो बड़ा स्टिग्मा था सर, जब USA में आया, पूरी कम्युनिटी डिस्कवर हुई। तो बहुत सुंदर किताब है माय ओन कंट्री, अब्राहम वर्गीस की। और व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर बताया मैंने आपको। अतुल गवांडे की बुक है बीइंग मॉर्टल, एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस आपकी, वो उसके बारे में है
कि आपको उसमें रोल ऑफ प्राइमरी फिजिशियन क्या है। तो ये बड़ी ख़ास बात ये इन सब डॉक्टर्स के साथ कि सब इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं जो कि यूएसए में रहे और उन्होंने लिखा। जी जी जी। बीमारी पे एक बड़ी अद्भुत किताब थी, शायद आपने पढ़ी हो, जो कि मेरी बड़ी मेरे पास शेल्फ में भी रहती है और मेरे तकिए के नीचे रहती है, सोजिन सोतांग की इलनेस एज ए मेटाफर। तो पतली सी किताब है वो, इलनेस एज ए मेटाफर। हाँ, लेकिन उसने इलनेस इज ए नाइट साइड ऑफ लाइफ, हाँ, अ मोर ऑनरस सिटीजनशिप। उसमें ये कहता है ना, मतलब everyone who is born holds dual citizenship in the kingdom of well and in the kingdom of sick। इस किताब का ही असर बता रहा हूँ मैं आपको, मैं इतनी सुंदर किताब है वो। बट कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता है, बट सूनर और लेटर ईच ऑफ अस इज ओब्लाइज्ड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ दैट अदर साइड, दैट नाइट साइड ऑफ लाइफ। इलनेस एज, हाँ वो तो सुंदर, बहुत सुंदर किताब तो है। वो उन्होंने तो ऑन फोटोग्राफी पे भी बहुत लिखा है उन्होंने, और वो इलनेस एज मेटाफर वहाँ पर प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थी। जी सर। तो वो अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन भी उनकी बड़ी मशहूर किताब है। तो मुझे बार बार याद आती है वो, मतलब पी न्यूलैंड की किताब थी सर एक, हाउ वी डाई, एक बहुत सुंदर किताब है पी न्यूलैंड की। तो उसमें एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, और मुझे लगता है कि वो मतलब है तो आई रिमेंबर पी न्यूलैंड एज ए मेडिकल स्टूडेंट, है ना, मेडिकल स्टूडेंट हैं वो, और वो ऑपरेशन थिएटर में हैं, और ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट की, एज ए मेडिकल स्टूडेंट है वो, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। न्यूलैंड वॉज फाउंड अमिड ब्लड एंड फेलियर। तो क्या करते हैं वो कि वो डिस्परेशन में उसके पेशेंट का चेस्ट ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद उसका हार्ट वहां से पंप करते हैं। जब हार्ट पंप करने का देखा तो फिर तो पेशेंट तो कोई मर नहीं था, वो मर गया। तो वो जो अद्भुत चीज थी, जो हीरोइक स्पिरिट है डॉक्टर्स की, जो करेज है, हीरोइक स्पिरिट है, उसका आज तक उदाहरण दिया जाता है कि वो न्यूलैंड ने वो कोशिश की, वो स्पिरिट आज भी होनी चाहिए उन डॉक्टर्स में। वो किस जमाने की बात होगी सर? वो तो 1800 के आसपास की बात है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो मतलब वो प्रोफेसर तो बड़े अद्भुत थे सर वो। जी जी। नहीं, आप एक काम है, जो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और वो कि बहुत ही रेयर है वो कि मेडिकल स्टूडेंट्स या जो मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उनको आप ह्यूमैनिटीज़ के करीब लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको कुछ कामयाबी मिली है कि या ये कि क्योंकि ये एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म जो हो जाता है, ये एकदम कह देते हैं कि भाई हमें क्या मतलब है लिटरेचर से, हमें क्या मतलब है शायरी से, हमें इंसान से क्या मतलब है, हमें इंसान की बॉडी से मतलब है। तो यही चीज़ें मैं आपके अंदर स्पेशल मतलब जो चीज़ें आपको मैंने स्पेशल सर एक बनाती चीज़ शुरू की थी जब लर्निंग एंड मास्टरिंग ह्यूमन साइड ऑफ मेडिसिन, एक तो टॉपिक ये शुरू किया। हाँ। फिर इसके अलावा मैंने एक और टॉक शुरू किया था, पुटिंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटीज़ बैक इन मेडिसिन। जी। तो ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटीज़ अगर नहीं होगी तो यू कैन नॉट ट्रीट एलिंग पर्सन, जो बीमार हो रहा है। तो क्योंकि आपको पास कंपैशन नहीं है, आपके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सैनिटी नहीं है, मतलब आपके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, तो नहीं कर सकते। और ह्यूमैनिटीज़ हो गई जो कि डिसिप्लिन है, एक तरीके का एकेडमिक डिसिप्लिन है, जिसमें आप भाई किसी की, आप जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उसको पढ़ते हो, आप जो आपका फिलॉसफी है, लिटरेचर है, थिएटर है, सिनेमा है, वो ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट हो गई। तो दोनों का जब तक आपको मेल नहीं होगा, जब तक आप अच्छा थिएटर, लिटरेचर, सिनेमा नहीं देखोगे, तब तक आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ये सच बात। हाँ, वो बैलेंस जब तक के तो मेरा पर्पस ये है, क्योंकि डॉक्टर इन मेकिंग तो आप कर सकते हो, जो एक कैलस एरोगेंट डॉक्टर निकल के आता है बाद में, वो आप उसको बदलना बहुत ज़रूरी उसी लेवल पे। तो मेरा प्रयास है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको मैं समझा सकूं कुछ कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटीज़ का बहुत रोल है। उसके लिए क्या तरीका, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर्स वगैरह के लिए मैं जाता हूँ। मतलब ये प्लेटफार्म आपको दिया जाता है? मेडिकल कॉलेज इनवाइट करता है। अच्छा जी सर। मैं जाता हूँ, और उसको मैं मतलब अगर कोई बुलाता है तो जाता हूँ, नहीं तो मैं करते हैं लोग नहीं बुलाया जाता है। तो मैंने 22-24 मेडिकल कॉलेजेस में कर चुका हूँ मैं अब तक। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ ये है ना कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड माना जाता है। क्या इससे क्या होगा, इससे कैसे बदलाव होगा, इससे क्या मतलब है। नहीं सर, बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी जब आपके नेक्स्ट पेशेंट प्लीज पढ़ रहे हैं जब लोग, तो मेरे पास बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के वो आ रहे हैं,
कि उनको पसंद आ रही है और वो उस तरह का डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो एक ये तरीके का बदलाव है ना सर ये। धीरे धीरे ये बदलाव अभी अगर ये है। किताब पढ़ेंगे या फिर मेरी बातें अगर मैं उनसे करूंगा उसके बारे में तो सुनेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है सर। जी जी बिल्कुल पड़ता मैं है। अपने सीनियर्स को, अपने डॉक्टर्स को देख करके, अच्छे डॉक्टर्स को देख करके मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया है। और पॉल कलानिथी की किताब पढ़ करके मेरे अंदर काफ़ी मतलब चेंज आया है। व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर को पढ़ के भी बहुत चेंज आया है। जी जी। तो लाइफ चेंजिंग बुक है सर वो। तो ये जो आपकी राइटिंग है, हम फिर आपकी राइटिंग की तरफ ज़रा सा आते हैं क्योंकि उसी पे बात करने भी आए हैं हम यहाँ। इसमें सिनेमा का भी कुछ रोल है, मीन्स मतलब विजुअल्स का, इमेजेस का, जो आप कैसे मतलब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक इमेज जो कि लिखी हुई है और एक इमेज जिसे आप देखते हैं। सिनेमा में कहानी कही जाती है ना सर, तो जो एक्सप्रेशंस हैं मुझे लगता है कि वो आपको बहुत सारा तो जो है आपको कहानी कहने का तरीका आपको सिनेमा बताता है सर। मुझे लगता है कि कहाँ पर शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, दो चीज़ें तो सिनेमा आपको बहुत सिखाता है। नहीं मगर वो तो विजुअल की शक्ल में सिखाता है, विजुअल की उसके शक्ल लिए स्क्रिप्ट तो पहले लिखी होती है ना। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अगर स्टोरी कहाँ से टच करेगी, कहाँ पे टच करेगी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उससे फ़र्क पड़ता है और अच्छी फिल्में देखने से समझ में आता है सर। अभी इसमें एक जो कहानी आपकी वो जो स्पोर्ट्स वाली है वो हाँ, वो जो स्पोर्ट के लिए जा रहा है और वो रशिया जा रहा है और वो ट्रेन से गिर जाता है। वो बच्चा सर थिएटर वाला बच्चा है, ब्रिंगेश है, जो कि मैसूर से आया है, थिएटर करता है और वो ट्रेन से गिरता है और दोनों उसके जो पैर और दोनों हाथ और एक पैर उसका कट जाता है सर। और वो बच्चा अब थिएटर वाले बच्चों को पढ़ा रहा है और साथ में BA ऑनर्स भी कर रहा है सर वो। तो वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर इस तरह का बच्चा। हाँ, तो इस कहानी को भी आपने जिस तरह लिखा है ना, उसमें मुझे लगता है काफ़ी सिनेमा मतलब वो जो मतलब इमेजेस बहुत हैं इनकी, आपकी सारी कहानियों में हो सकता है मैंने बहुत सिनेमा विजुअल देखा इमेजेस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सिनेमा देखा हो सकता है इसकी वजह से भी हो। और दूसरी बात बताइए कि ये जो अभी बीच में जो कोविड वाले 2 साल गुजरे, मतलब 20वीं और 21वीं, तो इस बीच में आप बताइए क्या मतलब लिटरेचर पे असर पड़ा है कुछ इसका लोगों आप, या फिल्म पे या लिटरेचर पे पड़ा है? देखिए फिल्म तो उस समय तो फिल्म इंडस्ट्री तो बंद हो गई थी सर ऑलमोस्ट। लेकिन लोगों को ये पता चल गया लाइफ बहुत वल्नरेबल है, मतलब जिंदगी जरा सी है, जी लीजिए आप। वही हम उसी तरफ आ रहे थे। तो लाइफ की वैल्यू तो पता चली है सर कि जीवन क्षणिक है, कुछ भी हो सकता है, किसी पल भी हो सकता है। ये कोविड ने तो सिखा दिया सर। और उस दौरान मुझे लगता है कि बहुत कुछ लिखा गया, कोविड के बारे में भी लिखा गया। मैंने ही एक नाटक लिखा सर, तो मुझे लगा कि लोगों ने इसमें उस दौरान जो क्रिएटिव लोग थे उन्होंने काफ़ी काम किया है कि उस तरह उनको मौका मिला है करने का, समझने का। प्लेग के बाद ऐसा पहले मतलब वो जो आपका पहली जो स्पेनिश फ्लू के बाद ऐसा कुछ अब आया इतने सालों बाद। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सिखा के गया है सर कोविड। हाँ, अगर मेमोरी शार्ट नहीं है, मुझे लगता है कि आज का जो इंसान है ना, बिल्कुल मॉडर्न मैन जो है, बिल्कुल आज का इंसान, उसकी मेमोरी बहुत शार्ट हो गई है। खराब चीज़ें भूल जाए तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन हाँ मतलब अगर वो उससे कुछ लेसन नहीं है, वो लौट के फिर वो जाता उधर ही है। मतलब मुझे लगता है कुछ ऐसा कि बहुत अच्छा है कि अगर वो अच्छा, एक चीज़ ये कि दरअसल एक चीज़ हम पूछना भूल गए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और बीच में आपका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और आप खुद मतलब एक आप किसी और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए हैं, आप उसको दिखाने के लिए, अपना प्लास्टर कराने के लिए। आपके फ्रैक्चर हुआ था शायद जी सर, ऑपरेशन हुआ मेरा। जब कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर जब बीमार होते हैं, आप अपने उससे बताइए आपको कैसा लगता है एक डॉक्टर का बीमार होना, उसको दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? आपको एकदम से आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग जाता है? नहीं, उसको दूसरे डॉक्टर की उतनी ही मेंटल नीड्स होती है जितनी के मतलब एक आम आदमी को हो सकती है, जितनी के मुझे हो सकती है। डॉक्टर अगर पेशेंट हो गया है तो वो पेशेंट है ना सर, डॉक्टर तो बाद में हो गया। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स अगर पेशेंट बन गया है तो वो पेशेंट पहले है ना। लेकिन क्या होता है, लोग अगर अपनी डॉक्टरी करने लगते हैं तो फिर वो डॉक्टर्स आर वर्स पेशेंट, मतलब डॉक्टर्स अच्छे पेशेंट नहीं होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे केवल पेशेंट बन के इलाज कराना है, मतलब मैंने उसमें बहुत डिस्कशन नहीं किया, बल्कि मैंने बताया ना आपको, मेरे स्विट्ज़रलैंड में मेरे दोस्त था, उसने कहा कि अभी वेट करो, सर्जरी मत कराओ। लेकिन मेरा राइट हैंड था, मुझे ऑपरेट कराना था। मैं जिस सर्जन पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता था उसके पास गया, डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव के पास, संत परमानंद हॉस्पिटल, ऑपरेट कराया और आकर के मैं तीसरे चौथे दिन से काम करना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था अपना हाथ का मूवमेंट कितना करना है। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ये मालूम था कि मेरे पास डू एंड डोंट्स क्या हैं।
हालांकि मैं कहता हूँ डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, वो नहीं, सारी बातें फॉलो नहीं करते हाँ, हैं। ये तो आप ऑर्थोपेडिक मतलब केस है आपका कि आप वहाँ गए, लेकिन अगर वैसे कभी मान लीजिए बुखार है या कोई और बीमारी है तो आप उतना ही इनसिक्योर महसूस करते हैं जितना बिल्कुल, कि एक मुझे आदमी, लगता है कि एक आम आदमी जितना मुझे इनसिक्योर लगता है हम लोग महसूस ज़्यादा करता है। इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ें मालूम है ना बनस्पत बाकी लोगों के। बाकी लोग तो गूगल करेंगे, आपको तो खुद ही मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, तो आप तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा डरेंगे। तो डॉक्टर्स, तभी तो डॉक्टर्स खराब पेशेंट्स होते हैं सर। हाँ, उनको ये भी मालूम है कि एंटीबायोटिक्स हाँ, मतलब के मुझे ये क्या दवा भी साइड नहीं खानी इफेक्ट हो चाहिए, मुझे सकते ये दवा हैं। भी नहीं खानी चाहिए, और अगर दवा नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे, दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे। तो बहुत सारी बातें आप सोच लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है केवल पेशेंट बन करके ही आप अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे खुद भी डॉक्टर क्यों ना हो। तो यानी ये मामला सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसा है जो कि लगातार बदलता रहेगा। तो हमें लगता है कि हर इंसान, मतलब ये जितने आर्ट्स हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, शायरी हो, डांस हो, ड्रामा हो, ये एक 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 डोर में बंधे हुए हैं। वो डोर हमें कभी कभी नज़र नहीं आती है, और ये डोर हमारी पूरी, इसको कहना चाहिए ज़िंदगी को एक तरीके से, जो उसका जो एग्जिस्टेंशियल डायमेंशंस होते हैं किसी आदमी के, वो यहीं से नहीं आते हैं बल्कि बाहर की दुनिया से आते हैं। तो अभी जो आपने कहा कि डॉक्टर को पेशेंट वाली बात जो कही, तो मुझे ये याद आया कि देखिए कि वो जो एग्जिस्टेंशियल डायमेंशंस हैं किसी चीज़ के, वो उसमें भी एक रोल प्लेइंग है कि कहाँ पे एंजाइटी होगी, कहाँ पे इनसिक्योरिटी होगी, कहाँ पे फॉननेस सब कुछ होगा, होगा सर। कहाँ पे थ्रोननेस होगा, क्योंकि बेसिकली आप आदमी हैं, बेसिकली आप भी आदमी हैं, और इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर को भी पढ़ना चाहिए। मुझे याद आता है सर कि हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत ही पुरानी किताब है, जाहिर है कि हर्बर्ट स्पेंसर उसी ज़माने के हैं, कोई आज के तो हैं नहीं, चार्ल्स डार्विन के ही कंटेम्प्रेरी समझिए आप उनको। तो उनकी एक किताब है जिसका नाम है एजुकेशन, और वो किताब बीएड के स्टूडेंट को और एमएड के स्टूडेंट को खूब पढ़ाई जाती है, इंडिया में भी पढ़ाई जाती थी। तो उसमें जितने टाइप उन्होंने बताए हैं एजुकेशन की, शिक्षा के, तो सब में ऊपर का दर्जा जो उन्होंने दिया था वो मेडिकल एजुकेशन को दिया। उन्होंने कहा कि सबसे उच्च कोटि की अगर कोई शिक्षा हो सकती है, हाँ, उन्होंने कहा कि उच्च, और उन्होंने बताया कि इसलिए कि वो आदमी जो किसी रोगी का इलाज करता है, क्योंकि किसी इंसान के जिस्म में किसी मर्ज का होना, डिजीज़ का होना, एक तरीके से मौत का होना है। मौत हो या ना हो, मौत होती है या नहीं होती इससे मतलब नहीं, लेकिन मौत बड़े आसपास होती है, या वो मौत को इनवाइट कर रहा होता है। तो उस समय आप जो होते हैं वो वहाँ पे मौत से लड़ने के लिए दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी यहाँ पे वो जो ओथ होती है आपकी हिपोटेमस की, वो बात नहीं कर रहा है, वो उसको दूसरी तरह से देख रहे हैं। वो मतलब हर्बर्ट स्पेंसर कि आप इससे बड़ा काम क्या आप कर सकते हैं कि बेसिकली आप जो हैं वो दूसरों की मौत को धुतकार रहे हैं एक तरीके से। उसका कहना है कि बाकी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये टीचर आप कुछ हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन से बढ़ के हो नहीं सकती। उसने बहुत से डायमेंशन बताए। तो हमें लगता है कि डॉक्टर साहब, हाँ, कि डॉक्टर साहब आपके साथ तो इतनी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं कि मतलब आप एक उच्च कोटि के डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, लोग आपको मसीहा समझते हैं। मुझे मालूम है ये आपके सामने की बात नहीं है, आप लेखक हैं, आप प्ले राइट हैं, आप पोइट हैं, और सबसे बढ़ के आप जो हैं वो एक बड़े इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र अगर यूं ही चलता रहेगा हमें, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम आपके मैं भी बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सर।